नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7 प्राइम टाइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देवभूमि में आज किसकी सरकार होगी किसकी नहीं, इसका फैसला तो 8 तारीख को होगा, यानी कि 8 दिसंबर को। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग्स हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज का दिन तारीख जो है 12 तारीख आज तय किया गया था कि 12 तारीख को एक ही चरण में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग्स होंगे। और हिमाचल प्रदेश जहां विधानसभा की लगभग 68 सीटों पर वोटिंग खत्म लगभग होने वाली है, लेकिन अब तक 412 प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसका फैसला 8 दिसंबर को आपका पता चलेगा। देश बेताब है ये जानने के लिए कि अब के बार राज्य में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदल जाएगा। हमेशा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हिमाचल के आंकड़ों पर जरा गौर करें तो 1985 से लेकर अब तक हर बार राज्य में सत्ता परिवर्तन ही रहा है। जनता एक बार कांग्रेस पर भरोसा जताती है तो दूसरी बार भाजपा पर। सालों से देवभूमि में ऐसा ही होता रहा है, जिस कड़ी को तोड़ने की कोशिश में इस बार भारतीय जनता पार्टी भी लग गई है। इन सब के बीच सियासी पंडितों का यह मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी सियासी समीकरण को बिगाड़ सकती है। अब ऐसे में यहां देखना होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ेंगे। क्या सालों से जारी सत्ता परिवर्तन के खेल को बीजेपी रोक पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर इतिहास रचेगी या फिर भाजपा जनता का भरोसा बरकरार रखेगी? इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे डिबेट में। लेकिन उससे पहले आप सोचिए, आज 12 नवंबर है, दिन भर वोटिंग हुई है, आधा घंटा और बचा है। उसके बाद तकरीबन जो वोटिंग है वो हो जाएगी और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे तक 54% वोटिंग हुई थी। लेकिन इन सब में हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता हैं, उन लोगों ने भी वोटिंग किए हैं। तो आज पहले देख लेते हैं कि हिमाचल में आज बम्पर वोटिंग हुई है या नहीं, और आगे फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि हिमाचल में इस बार किसकी होगी सरकार। वोटिंग क्या कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, जहां विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चली, जहां प्रदेश की 68 सीटों पर एक ही चरण में हो रहे चुनाव में 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब इनकी किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होगी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में आई थी। वहीं कांग्रेस 21 सीटें हासिल करके विपक्ष में बैठी थी। इनके अलावा 1 सीट सीपीएम और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने खूब जोर लगाया है। एक और बीजेपी ने सत्ता में वापस आने के लिए वोटर्स के बीच सरकार के तमाम कामों को गिनाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापस आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी की कोशिशें हैं कि वो राज्य में सत्ता के समीकरण बिगाड़ सके। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो रिवाज बदल रहा है इस बार। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है, उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और लोग सच्चाई के साथ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता सच्ची पक्के लोग हैं और वो हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, ये बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगे। ये कुछ इश्यूज है और लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश का विकास पिछले 5 सालों में ठप पड़ा रहा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं।
सूबे में 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से जनता चुनती रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने दोबारा सत्ता में आने के साथ साथ इस ट्रेंड को बदलने की भी चुनौती होगी। तो कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की है। मैं हूँ बिल्कुल, चुनाव लड़ा रहा हूँ, चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, लड़ा रहा हूँ। रिवायत हम तोड़ते आए हैं पहले, हमेशा पहले गठबंधन में सरकारें बनाते थे, विश्व भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, इस बार रिपीट करेंगे। प्रदेश को अब तक 6 अलग अलग मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सूबे पर राज किया। हिमाचल में हमेशा से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियों के बीच होता आया है। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार प्रदेश की जनता राज बदलती है या फिर रिवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आपको मिलवा देते हैं अपने गेस्टों से। हमारे साथ आज तमाम गेस्ट हैं और यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की प्रखर वक्ता भी हैं, ऋतु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार नेता टीएमसी के, ये आज चलकर कोलकाता से आए, बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत स्वागत। संजय सरकार नेता टीएमसी के स्टूडियो में मौजूद। सर्वेश्वर मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके। और सबसे पहला सवाल यासिर जिलानी प्रवक्ता भाजपा के। यासिर जिलानी साहब, कितने हम वोट देख रहे हैं, आधा घंटा का समय और बाकी है, आधे घंटे में लगभग जो मतदान पेटी है उसमें हिमाचल की जनता मतदान करके अपना भविष्य उसमें तय करने जा रही है। क्या लग रहा है आपको? जिलानी साहब आवाज ही नहीं आती है जब भी। आज के दिन भी भाजपा म्यूट। जिलानी साहब आज के दिन भी म्यूट कर लिया आपने, बताइए। फिर अभी तक म्यूट आ रहा है। म्यूट कर रहा हूँ आपके, कहीं आपके। जिलानी साहब आज के दिन भाजपा म्यूट अच्छी नहीं लगती। आज तो वोट डाल के सारे तमाम बड़े दिग्गज यही कह रहे थे कि जनता भरोसा दिला रही, आज हम म्यूट नहीं रहने वाले, हम लौट कर आ रहे हैं। म्यूट कर रहा हूँ, देखिए आपके यहाँ से स्टूडियो से देखिए। ठीक है, बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। देखिए मैं आश्वस्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है अपने पिछले 5 साल के कामों को लेकर। हाँ। जयराम ठाकुर जी पे लोगों का विश्वास है हिमाचल में, जेपी नड्डा जी पे विश्वास है हिमाचल के लोगों का, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है हिमाचल के लोग। हम रिवाज बदल रहे हैं और पूर्ण बहुमत से दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमने विकास को अपनाया है। हमने जो विकास का मॉडल हिमाचल के दूर दराज इलाकों तक, जहां तक कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर नहीं कर सकते थे, हमने उन कलों के अंदर जल भेजा है। हमने उन पहाड़ों पे रोड दे दिया, कनेक्टिविटी दे दी, जो पिछले 70 सालों के अंदर कई बार सोचने पे मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब भी आई है और पिछले 5 साल से जो सरकार डबल इंजन के साथ काम कर रही है, वो बेहद शानदार क्या वोटिंग के बाद। अच्छा, आज ना थोड़ा चर्चा हुआ दूसरे, हम तुरंत बहुत ज्यादा समीकरण पर नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हम क्या हुआ क्या नहीं, क्या सिर्फ क्योंकि जब वोटिंग होता है ये जलानी साहब, उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं या फिर जो भी पार्टियां वहाँ से लड़ रही होती हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस बार जो वोटिंग है वो हमारी तरफ आएगी, फिर सामने वाले को चेहरा बता देता है, जो वोट करने अंदर गया वो क्या करेगा। ठीक है, ऐसे में आपके पास खबर जरूर आई होगी कि क्योंकि वहाँ हमने तमाम बाइटें चलाई, अनुराग ठाकुर या फिर तमाम जितने बड़े दिग्गज उन्होंने हिमाचल में वोट किए हैं, जिनमें से जेपी नड्डा भी, उन्होंने कहा कि इस बार जो जनता है वो भाजपा पे फिर से मुहर लगाएगी। मेरे से सवाल है आपको? आप ही से सवाल है जिलानी साहब, और किससे करें, सत्ता में तो आप ही हैं। नहीं, तो मैंने तो आपको जवाब दिया है कि हम आश्वस्त हैं, विश्वास है हमारे काम पे। हमने देखा है जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, दूर दराज के इलाके के लोग जो
सुदूर हिमाचल का इलाका है जो पहाड़ों पे बसता है, वहां से जो महिलाएं, जो बुजुर्गों की आप ही ने उनकी बाइट को आप ही ने दिखाया है, आपके तमाम चैनल्स पे दिखाया है, और जिस तरीके से उनके अंदर हर्षोल्लास की तरह वो इस लोकतंत्र का जो पर्व होता है, जिस दिन वोट पड़ता है, उसको वो मना रहे थे, और उन्हें विश्वास के साथ वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिख रही है। आप बताइए कि पिछले 5 सालों में हमने जहां जहां जो कहा था वो पूरा करने की कोशिश करी है, और बार बार ये कह रहे हैं रिवाज क्यों बदल रहा है? रिवाज इसलिए बदल रहा है कि जो ये वाला मिथ था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार ही कांग्रेस, वो इस बार टूट रहा है। कांग्रेस की तरफ से आप देखिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। ठीक है, ऋतु चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कांग्रेस इस बार, जिलानी साहब कह रहे हैं कि कहीं मैदान पर दिखी ही नहीं है। जो वोटिंग है वो हमारे पक्ष में हुआ है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे ही, लेकिन फिर भी क्योंकि तमाम दिग्गज वहां जिन्होंने वोट डाले हैं वो कह ही रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, जयराम ठाकुर हो, कि इस बार जो मतदान हुआ है वो भाजपा के फेवर में हुआ है। ऋतु जी, और आपने जिलानी साहब को भी सुना, अभी वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस दिखी ही नहीं है। वोट तो छोड़ दीजिए। प्रीति जी, कांग्रेस कितनी दिखी है वो तो इस बात से अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि जिलानी साहब इतने हड़बड़ा गए कि उन्हें ये नहीं पता कि म्यूट है कि अनम्यूट है। तो 2 मिनट उन्होंने इसी चीज में लगा दिए। इतनी हड़बड़ाहट है भाजपा में। मुस्कुरा रहे हैं जिलानी साहब, वो कह रहे मेरा टर्न आने दो, मैं जवाब देता हूँ म्यूट है कि अनम्यूट है। ठीक है ऋतु चौधरी, अनुराग ठाकुर जी का आज आप बयान देखिए, उनके चेहरे का आप इतनी अच्छी जो है जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे से पहचानती हैं बॉडी लैंग्वेज को, उनका चेहरा उतरा हुआ था। जेपी नड्डा जी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, उनकी धर्म पत्नी जो है वो बिल्कुल नहीं मुस्कुराई और उन्होंने उतरे हुए चेहरे के साथ जो है बयान किया। जयराम जी बयान देते वक्त इधर उधर देख रहे थे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है पॉजिटिव नहीं थी। ये जो जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात ही कर रहे हैं तो ये साफ अंदेशा, साफ दर्शा रहा है कि जो भाजपा है वो अपनी हार मान चुकी है और ये चीज को बिलीव कर चुके हैं कि हम इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उसका एक रीजन और भी है प्रीति, क्योंकि इन्होंने धरातल पर कुछ काम किए नहीं है। जो युवा है वो सबसे ज्यादा इनसे खफा है। 9 लाख युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। ये धरातल पर कुछ काम कर नहीं पाए और देवभूमि में जुमलों की सरकार चलती नहीं है। वहां पर तो आप काम करोगे तो आओगे, वरना वो सरकार बदल। ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेश्वर मिश्रा हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। सर्वेश मिश्रा जी प्रवक्ता हैं। सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल प्रदेश में जोरों शोरों से लड़ी है, और लेकिन वहाँ जो सत्तारूढ़ सरकार है भाजपा, उनका कहना है कि कोई कितनी भी ताकत लगा के लड़ ले, आएंगे तो हम ही, क्योंकि जनता ने वोट इस बार हम ही को किया है। सर्वेश्वर, भाजपा का जो चुनाव प्रचार था और भाजपा के जिस तरीके से बड़े नेता उतारे गए, उससे तो साफ साफ दिख गया कि भाजपा इस बार भयंकर तरीके से हार रही है। और कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं है, कांग्रेस सीधे बिकती है। तो कांग्रेस को दिखने की नहीं, बिकने की जरूरत होती है। तो वो दोनों पार्टियों को पता होता है, साथ साथ चुनाव लड़ते हैं। इनसे कहते हैं तुम कांग्रेस से आ जाओ, तुम जहां बिक जाओगे हम तुमको खरीद लेंगे। इनके राष्ट्रीय कन्वीनर राहुल गांधी जी ही हैं। आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के तौर पे हिमाचल प्रदेश में आई है। इस बार हम अपना मैनिफेस्टो लेके आए, चुनावी मुद्दे लेके आए, और उससे दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। एक सवाल मेरा यहाँ है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आई हिमाचल में नए मैनिफेस्टो के साथ हम आए। अब यहाँ मेरा ये सवाल है कि जो लोग हैं हिमाचल के, जो सदियों से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं और उसके बाद फिर भाजपा को देखते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, अब वहाँ की जनता जो यूज्ड टू है उस सरकार के साथ, उनको पता है इनके साथ कैसे ट्रीट करना है, सरकार को भी पता है कि यहाँ की जनता के साथ कैसे ट्रीट करना है। आम आदमी पार्टी पर वहाँ की जनता कैसे भरोसा करे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। यहाँ की जनता इन दोनों पार्टियों से उब गई है। दूसरा पक्ष भी देखिए, वो जान चुकी है कि एक बार इनको मौका दिया, एक बार उनको मौका दिया।
और इन दोनों पार्टियों से उब गई है। कोई भी इनके विकास की बात करता नहीं है। कोई भी किसी का भी संकल्प पत्र और गारंटी पत्र जो होता है वो जनता में लागू नहीं होता है। ये चुनाव के पहले नेता आते हैं चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता अपने मैनिफेस्टो से जनता को डिलीवरी करने में। आम आदमी पार्टी जो हर जगह अपने कामों को करने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए गिनाई जाती है, जैसा कि हमारा दिल्ली मॉडल है, जैसा कि अब हम पंजाब में आकर कर रहे हैं, और इसी मॉडल को इस बार हिमाचल में और गुजरात में दोनों जगह में पसंद किया जा रहा है। और इस बार आप देखेंगे कि जिस तरीके से जनता में जो हमने वादे किए हैं, जनता को पहली बार ऐसा लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पहले ही बार में, आप कह रहे हैं कि पहली ही बार में आप पूरी मैदान को विन कर लेंगे, जीत लेंगे, आप पछाड़ देंगे भाजपा और कांग्रेस को, पुरानी पार्टियों को, आप ये कह रहे हैं? आप दिल्ली का 2013 का परिणाम देखिए, किस तरीके से कोई कहता था कि ये 2 सीट भी नहीं लाएंगे, नाली के कीड़े हैं, तमाम गालियां देते थे, चाहे कांग्रेसी हो भाजपाई हो, सब लोग। दिल्ली की जनता ने चुना क्योंकि उनको एक मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए थी, बिजली पानी स्कूल अस्पताल वाली सरकार चाहिए थी। 3 बार लगातार सरकार बनाई उन्होंने। इस तरीके से और भी गेस्ट है हमारे साथ, एक बार सबसे बात कर लेते हैं। संजय राणा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे पढ़े संजय सरकार है, नेता है टीएमसी के, हमारे साथ आए हैं कोलकाता से, स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय सरकार जी, आप इस वक्त टीएमसी में नेता हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुआ और तीनों ही पार्टियों को आप देखते हैं, तीनों ही पार्टियों को आपने देखा कि कैसे दमखम के साथ इन पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश में कैंपेनिंग की है, और आज वो दिन था जहां हिमाचल में आज बम्पर वोटिंग हुई है। अभी तक जो वोटिंग है 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 59% के आसपास का बताया जा रहा है। ऐसे में आप किस फ्रेम से, चश्मे से देखते हैं हिमाचल को? कोलकाता के से बाहर आप किस फ्रेम से हिमाचल को देख रहे हैं कि इस बार भाजपा आएगी, इस बार कांग्रेस आएगी, इस बार आम आदमी पार्टी के ज्यादा चांसेस हैं? क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इस कहना चाहेंगे, इस बार मोदी जी कोई निर्दलीय उम्मीदवार को पहले फोन करके बोला है आप इससे विड्रॉ कर लीजिए। उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को किसको फोन करके बोला है उन्होंने? एक निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को बागी विधायक थे। आपको निर्दलीय नेता ने फोन करके बताया? नहीं, मोदी जी फोन किए थे आपको? नहीं, मोदी जी फोन किया था उनको, जो आप विड्रॉ करो। नहीं, वो तो आप तमाम मीडिया दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, न्यूज दिखाया, सब कुछ दिखाया। अच्छा। सब कुछ में हुआ तो उसमें दिखाई दिया। तो निर्दलीय नेता ने आपको भी फोन किया? मोदी जी खुद ने फोन किए थे, मोदी जी खुद फोन किए थे उसमें, ठीक है, फोन करके उसको बोला था। उसमें तो कितना घबराहट है। दूसरे नंबर बात है, कांग्रेस का बहुत अच्छा संगठन तो नहीं है वहां पर, कांग्रेस को बहुत अच्छा संगठन तो वहां पर नहीं है। तो भी देखिए वहां पर क्या परिवर्तन जरूरी है, कांग्रेस मजबूरी है। क्यों? वहां पर तो विकास नहीं हो पाया। सिर्फ वहां पर जितना भी हो हिमाचल में सिर्फ धांधली छोड़ के कुछ हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर किसी भी हाल में इस बार सरकार बनाने के सक्षम नहीं है। और वहां मेन चुनाव लड़ाई हो रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ठीक है। संगठन के तौर पे कांग्रेस वहां पर नहीं है, जनता जनार्दन के राय पे वहां पर आ रहे हैं। क्यों? संगठन जिस तरफ से करना चाहिए था कांग्रेस को, उस तरफ से संगठन बिल्कुल नहीं कर पाया। आप देखिए संजय रहेगी आम आदमी पार्टी। हाँ बोलिए, आम आदमी पार्टी बोलिए। रहेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नया लड़ रहे हैं, जनता कैसे लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। उम्मीद तो सब करता है हम सरकार सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आने के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, जनता को पीछे जाना पड़ता है, बूथ के पीछे जाना पड़ता है। टीएमसी के लेंस से देखेंगे हम, टीएमसी के लेंस से किसे जीतना चाहिए हिमाचल में, किसे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना चाहिए, कौन से पार्टी के कैंडिडेट को बताइए? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं वहां पर बिल्कुल कांग्रेस सरकार में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? वहां पर जो परिवर्तन होता है एवरी 5 ईयर्स अल्टरनेट होता है, वहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में फाइट है। तीसरे अगर कोई पार्टी है तो थोड़ा मोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें कोई अहम भूमिका नहीं निभा पाएंगे। संजय राणा आपने सुना, संजय सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निर्दलीय नेता को फोन किया और फोन करके कहा कि आप विथड्रॉ कर लीजिए अपना नाम। बताइए। गुड इवनिंग प्रीतिया, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने मातृभूमि को सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, जो भारतवर्ष है हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है और हमेशा करता आया है, रूढ़िवादी चीज़ों को बदलता रहता है। तो उसी तरह जैसे उत्तराखंड में बदलाव हुआ था, उसी तरह यहाँ पे भी बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं अपनी बहन रितु चौधरी को सुन रहा था, ये बता रही थी कि भाई
इनका माइक खराब हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल राजनीतिक पार्टियां सब काम छोड़कर लिटमस टेस्ट करने लगी हैं क्या। और हमारे मित्र भी जो बगल में बैठे हैं, सरकार साहब भी बोल रहे थे वहां की जनता कैसे लेती है। वो तो जनता बाद में लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की ले लेती है। दिल्ली में पिछले 7 साल से ले रही है और दिल्ली की जनता त्राहिमाम मचा रही है। देखिए अभी आज वोट का परसेंटेज अगर आप देखिए, अगर 70 के ऊपर जाता है यानी 75 के ऊपर जाता है तो समझिएगा बदलाव की उम्मीद है। अगर ये लेस देन 70% रहता है तो सरकार रिपीट कर रही है। नो डाउट 44 सीट हो सकता है ना आए, 44 से कम आए, लेकिन ये बहुत बड़े चांसेस होंगे कि सरकार रिपीट करे। और हाँ, विकास की बात प्रीति, देखिए विकास तो हुआ है नो डाउट। 2 साल कोरोना काल में अगर सबके पूरे देश का पूरे दुनिया में बंद था, उसको अगर माइनस कर दे तो काफी काम हुआ है। लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, एप्पल किसानों का मुद्दा हो गया, सेब के किसानों के मुद्दा हो गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्थानीय इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जीडीपी का 13% होता है, जो किसान है 13% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का, तो उस पर कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन ये है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं लिटमस टेस्ट ना करें। ठीक है, एक बार जर्नलिस्ट लेंस भी हम लगा लेते हैं। हमारे साथ यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं यूसुफ जी, और एनालिसिस भी काफ़ी अच्छा होता है। और इससे पहले हम एक बार जुड़े थे यूसुफ जी, आप मेरे साथ जुड़े थे जब 12 तारीख को ये वोटिंग्स होने हैं, उसके अनाउंसमेंट हो रहे थे, और आप मेरे साथ जुड़े थे। तब भी हमने यही कहा था कि वो पता चलेगा कि ये कैंपेनिंग कैसे करते हो और वोटिंग कहाँ कैसे जाती है। तो आप आज पूरे दिन आप लगभग टीवी पे ऑन एयर ही रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, और एक पत्रकार का चश्मा क्या कहता है कि वोटिंग सुबह से लेकर अभी तक, और ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल में क्या होने जा रहा है, हम उम्मीद क्या करें? देखिए प्रीति, हिमाचल का जो चुनाव प्रचार रहा है दोनों पार्टियों का, जो अब तक हमने देखा, आज तक वोटिंग हो रही है, लेकिन उसमें बीजेपी ने जो नारा दिया था, रिवाज बदलो राज नहीं, और कांग्रेस का नारा थ्रस्ट ये था कि भाई जो रिवाज बदलने की परंपरा रही है पॉलिटिकली हर 5 साल के बाद, 1985 से ये परंपरा शुरू हुई थी और 17 तक जारी रही, तो कांग्रेस का कहना यह था कि भाई आप जो है इस परंपरा को कायम रखो। तो इसी 2 नारों के बीच में चुनाव सिमटा है। बीजेपी ने जहां राष्ट्रीय मुद्दे, कहना चाहिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो बीजेपी ने उठाए, और कांग्रेस ने फोकस किया लोकल इश्यूज पर। महंगाई के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हिमाचल में आए हैं, उसके आंकड़े भी आए हैं सामने। और कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को भी एक मुद्दा बनाया और ये कहा भाई हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में ही हम इसको हल करेंगे। और अब तक का जो अगर हम इतिहास देखें तो मुकाबला तो बिल्कुल कांटे का रहता है, लेकिन जो सीटों में हार जीत का अंतर होता है वो बड़ा फासला हो जाता है। यानी बीजेपी जब सत्ता में आई है वो 40 क्रॉस करके आई है, और कांग्रेस जब सत्ता में आई है वो भी 40 क्रॉस करके आई है। यानी जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो सीधे उसकी आधी सीटें कम हो जाती है। तो अभी इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यूसुफ जी, कांग्रेस को भी इस बार कम आंकना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा प्रियंका गांधी ने काफी जोरों शोरों से कैंपेनिंग की है। प्रियंका गांधी काफी अच्छे से उन्होंने कैंपेनिंग के लोगों तक पहुंची है। वो कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूँ, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। हालांकि शुरू में आम आदमी पार्टी ने जब वहां खम झोंका था तो कोशिश की थी कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल में सत्ता के संग्राम को त्रिकोणीय बनाने में नाकाम रही। ये कहना चाहिए कि आप कह रहे हैं नाकाम रही आम आदमी पार्टी। मतलब वो अब इस पोजीशन में है कि हमारा खाता खुल जाए, कुछ सीटें हमें वोट मिल जाए। तो क्या आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? आप ये बता दीजिए यूसुफ अंसारी, क्या आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी खाता तो खोल सकती है, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 3-4 सीटों की गुंजाइश दूसरी पार्टियों को रहती है। पिछली बार भी सीपीएम को सीट मिली तो शायद इंडिपेंडेंट जीते, तो छोटा स्टेट हिमाचल जरूर है, लेकिन 4-5 सीटों की गुंजाइश तो वहाँ अन्यों के लिए रहती ही है। तो उस अन्यों में अभी आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी 2 सीटें भी जीत लेती है और 5-6% वोट बटोर लेती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। 3 राज्यों में ऑलरेडी वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है, एक राज्य में और पा जाएगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। उतनी गुंजाइश तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवाज रहा है वहाँ पर सत्ता परिवर्तन का, वो रिवाज अभी कायम रहने वाला है इस चुनाव में। तो इस बार कांग्रेस अब बता रहा है अगर रिवाज कायम रहा तो कांग्रेस, अगर सत्ता परिवर्तन का, सर यूसुफ जी, अगर सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहा तो क्या इस बार कांग्रेस की सरकार?
जाहिर सी बात है अगर सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहेगा तो ठीक है। यूसुफ सरकार बनेगी। ये उसके यासिर बाद जिलानी साहब, यासिर जिलानी, क्या इस बार कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार है यूसुफ अंसारी, कह रहे हैं इस बार भी रिवाज वाला जो है परंपरा वो मतलब रहेगा इस बार, क्योंकि ये बदलाव की परंपरा हिमाचल में रही है, तो इस बार कांग्रेस आनी तय है। देखिए, यूसुफ अंसारी साहब जो है वो बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और अपनी पत्रकारिता बेहद गंभीरता से संजीदगी के साथ करते हैं। लेकिन जो मेरा मत है, जो भारतीय जनता पार्टी क्यों आश्वस्त है, क्यों वो सरकार बना रही है, उसको मैं बिंदुवार तरीके से आपको 1 मिनट में समझाऊंगा। देखिए, राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ था अभी पीछे, आपने देखा होगा, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए की निवेश के साथ 703 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 14,000 करोड़ के निवेश वाले 240 ANU धरातल पे उतारे गए। पीएम किसान योजना के तहत पहले चरण में 8.11 लाख किसानों को सहायता दी गई। 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 525 को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। तो इनमें अभी तक आप अगर देखेंगे तो 6,73,961 डिजिटल राशन कार्ड बनाए। बेटी है अनमोल योजना में 7,868 पात्र कन्याओं को लाभान्वित किया है। 2,08,179 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना में लाभान्वित किया है। इसलिए आश्वस्त है, सुदूर इलाकों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और यकीन है कि जो अभी राणा भाई हमारे जो समीक्षक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जो बात कह रहे थे कि 1% ऑफ वोट का अगर रह जाता है थोड़ी देर में जो आंकड़े आ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी और सरकार आ रही है और रिवाज जो है छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद वापसी करेंगे ब्रेक के बाद। उसके बाद तमाम मेहमान, उनसे हम बातचीत करेंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ कैंपेनिंग हुई और उसके बाद आज वोटिंग हो रही है, उससे ये जो पूरा चुनाव रहा विधानसभा हिमाचल का, ये काफी पेचीदा, संजीदा और साथ ही आने वाले 8 तारीख को क्या होगा उस पर सबकी निगाहें एक बार फिर से टिक गई हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए देवभूमि में किसकी बनेगी सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देवभूमि में इस बार किसकी होगी सरकार, पूरे देश भर की निगाह टिकी है कि हिमाचल में इस बार किसकी होगी सरकार। एक बार फिर से डिबेट में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। ऋतु, आपसे एक बार जवाब ले लेते हैं। यासिर जिलानी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि हमारी योजनाएं ऐसी हैं, हमारी पॉलिसीज हम ऐसे लेकर के आए, भाजपा ऐसी पॉलिसी योजनाएं लेकर के आई, रिमोट एरिया तक हमने वो पॉलिसीज पहुंचाई हैं, योजनाएं पहुंचाई है और उसी बूते हमें ये यकीन है कि इस बार हम वापसी करेंगे, हमने काम किया। वो कह रहे हैं हमने काम किया। देखिए प्रीति, इन्होंने कितना काम किया है ये तो सब सामने आ जाएगा। ये तो जनता जो है इनको आईना दिखाने वाली है और ये देखने भी वाले हैं और इन्हें पता भी है, अंदर खाते इन्हें पता है कि ये लोग हार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डबल इंजन की सरकार जो कुछ कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार का सारे डब्बे जो है ये खराब हुए पड़े हैं। ये कोई डब्बा इनका चल नहीं रहा है और किसी भी मुद्दे पर ना ये महंगाई पर बात करते हैं, ना ये बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना ये स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना शिक्षा पर बात करते हैं। कब तक ये धर्म और जात के नाम पर संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं हमको, संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं हमको। नहीं, आज मेरी बहन बोल लेंगे, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। इनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ। डिब्बा कभी चलता नहीं, उसके आगे पीछे इंजन लगाना पड़ता है, तब बोगी चलती है, तब डब्बा चलता है। बहन, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप महंगाई की बात करती हैं तो मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। 2004 से लेकर के 2013 तक के महंगाई के आपको पता चल जाएगा। 2006 में क्या था, 5.8 था और 2016-17 में कितना था, 4.5। तो मैं अगर आंकड़े मांगेंगी बहन तो मैं सारी आंकड़े दे दूंगा, लेकिन मैं आपके बीच में काटना नहीं चाह रहा था, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन क्या है कि अगर कोई कार्य कर रहा है उसकी हमें सराहना करना चाहिए था। अभी हमारी कोई काबिल मित्र बोले थे कि वहां पे प्रियंका गांधी ने बहुत जोर शोर से
प्रचार किया है। मैंने ही अरे बोला है। उत्तर प्रदेश हमने बोला मेरी काबिल मैंने मित्र। ही बोला है। मैंने बोला मेरी प्रियंका काबिल गांधी पर मित्र। बड़ी जोरों शोरों से मेरे उन्होंने जोर शोर से प्रचार एक किया है। हमारा प्रियंका क्या गांधी पता बहुत जीत के आ जोर जाए। शोर से उत्तर अरे प्रदेश में ओवर भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं उत्तर लगता प्रदेश संजय में राणा। भी बहुत प्रचार संजय किया राणा था। जी, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं 97% लगता। लोगों की जमीन जमानत में- जब्त हो जमीन गई। में रह के भी आदमी को नहीं, बात जमीन पे करना सभी चाहिए। कुछ है। अगर जमीन पे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते नहीं। वो भैया क्या कमल के भाजपा- निशान पे नहीं, और ठीक है। मोदी के चेहरे पे आप- वोट मिल रहा है। संजय सरकार जवाब देंगे, क्या संजय राणा जमीन में है? बताइए। मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ, नहीं। अभी जमीन पे नहीं हूँ, पाँव पैर जमीन ऊपर नहीं है। है ना संजय आपके? राणा और संजय राणा का एसोसिएट जो पार्टी है, वो पार्टी हमेशा 5 स्टार हेलीकॉप्टर और पैराशूट में राजनीति करता है, पॉलिटिक्स करता है। इसके बाहर में कभी पॉलिटिक्स नहीं कर। जनता को बीच और गरीब को बीच, जो भूखा प्यासा है उसको बीच में जाते थे तो मजा आ जाता था। मेरे गाना याद आ गया था, ये आंसू ये जज्बा तुम बेचते हो, गरीबों को हालात तुम बेचते हो, अमीरों को शाम गरीबों को नाम। ये तो है आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का तो सिचुएशन। कांग्रेस के जमाने ये भारतीय का जनता गाना पार्टी है, का कांग्रेस सिचुएशन के है, जमाना वही का तो चल गाना रहा है है। आज के तारीख अभी में। तक गा रहे तो हैं। आज के अब देखिए मोहम्मद आजिज कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? आज मोहम्मद वो आजिज जी आजादी रहते से थे चालू हुए थे, तो यही बात अभी तक बोलते हैं गरीबी मोदी है। जी। अरे कभी अरे तो यही देश तो आज को बोलते थे, अमीर आज यही कर बोलते दो। थे, कब आज तक यही गरीब बोलते रखोगे थे संजय देश राणा को? जी। देश आज को क्या आगे बोलते बढ़ने थे? दो। सुनिए संजय मोदी जी, दादा, ये बताइए, बुआ पहनती है चप्पल, भतीजा रहता है एयर कंडीशन में, वो चलता है मर्सिडीज से, बुआ चलती है ऑटो से। ये कहाँ की राजनीति कर रहे हैं भैया? और आप राजनीति की बात करेंगे? नहीं। आपके नेताओं को ये तमीज नहीं है कि कम से कम अपनी राष्ट्रपति के बारे में कैसे शब्दों को यूज करना नहीं, चाहिए। राष्ट्रपति अरे के बारे में किस जो तरह की बात बातें हुआ कर है, रहे हैं? आपको अरे पूरा आपके- जानकारी लेकर बात आपकी बोलना चाहिए। अध्यक्ष- क्या आपकी बात हुआ या अध्यक्ष नहीं हुआ? ममता बनर्जी आपको है, क्या हुआ है एक नहीं हुआ? महिला है, आपको और आप उनके पार्टी के नेताओं को इतनी तमीज- आपको मालूम है आपको शुभेंदु अधिकारी क्या बोला अरे है? बाबा, आप सुनिए, एक मिनट सुन अरे लीजिए। बाबा, अखिल गिरी कौन होता है? उसका अरे मौसा होता है। बाबा, अखिल गिरी उसका अरे सगे खेला मौसा होगा, होता है। खेला होगा, अरे खेला होगा जरूर। अभी देखो खेला खेला होगा। होगा। आप हिमाचल सुनिए, में सुनिए। क्या खेला हो सुनिए, गया? संजय अरे राणा जी। हिमाचल 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 में कहाँ भारतीय जनता बंगाल? पार्टी आ रही है, कहाँ हिमाचल, चले गए? अरे हिमाचल। ऋतु जी बोलिए, हिमाचल में रहिए, हिमाचल में रहिए। गरीब संजय गरीब जी। के लिए हाँ, भारतीय ऋतु जी, जनता ऋतु जी। पार्टी आज संजय तक जी। भी कुछ काम नहीं किया है। ऋतु जी बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए। तो बोलिए। संजय जी, राणा साहब, जब आपने डिबेट शुरू की थी ना, तब मुझे आप बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट आदमी लगे थे। मुझे लगा था कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से बोल रहे हैं, चाहे हमारे विरोध में ही बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज था मुझे पसंद आया। लेकिन आपने तो अगले ही स्पेल में जो है अपना दिखा दिया कि आपको नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। आपने तो एक जो भक्त वाला, जो अंधभक्त वाली जो हरकत है वो कर दी। आपने बिना सोचे समझे मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। जो मैंने डबल ऋतु इंजन बहन, की, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ। सुनिए, डबल इंजन की जो रेल चल रही है उसके सारे डब्बे ठप पड़े हुए हैं, ये भाजपा खुद भी मानती है। तभी इतनी सफाई देनी पड़ी और शीर्ष नेतृत्व को हिमाचल में उतरना पड़ा, ये बात समझाने के लिए जनता को। और आते हैं, जनता में हमारे इतना साथ सर्वेश रोष भी है। हैं आम आदमी पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ भी हैं। लेकिन उससे पहले यासिर जिलानी में आती हूँ आपके पास। आप बड़ा मुस्कुराए जा रहे हैं, पता नहीं मुस्कुराहट में क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मजे ले रहे हैं इस डिबेट से। और ऋतु जी भी आपको देख देख के मुस्कुराए जा रही हैं। हाँ, नहीं, मैं सरकार पे आऊंगा। सरकार ने एक गाना गाया है, सरकार को ये गाना उनके लिए है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। हाँ। सबसे ज्यादा नोट के बंडल आपके मंत्री के घर से निकले थे सरकार जी। पूजा सिंघल का घर से 174 करोड़ रुपया मिला था। कहाँ चले गए थे? पूजा सिंघल का घर से 174 करोड़ रुपया मिला था फेडरल एजेंसी का, एक कंपनी का। सुनिए सुनिए सुनिए, वो पैसा किसका था? वो अमित शाह का फ्रेंड है, ठीक है ना। पीयूष जैन को घर से 277 करोड़ रुपया मिला था। पीयूष जैन को घर से 277 करोड़ रुपया मिला था कि नहीं? तो उसको कहाँ गया? उसको अभी तो जांच नहीं हुआ, जांच बंद हो गया। ईडी कहाँ गया? हिंदुस्तान ने देखा है। ईडी को बंद कर दिया क्या 7 नंबर रेसकोर्स रोड में? हिंदुस्तान ने देखा है। लॉकर में रख दिया क्या आपने? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों मैं बात को पता देखिए, चला। मैंने गिलानी जी, ठीक है, गिलानी जी ठीक का एक सवाल है। अरे एक सवाल, जिलानी नाम है, गिलानी नहीं है नाम उनका। जिलानी नाम। जी, एक सवाल है। जब पूजा सिंघल का घर से 174 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, वो अमित जी को खास आदमी, तो वो बात ईडी में 7 नंबर रेड कोर्स में ताला बंद कर दिया था लॉकर में। लेकिन पीयूष एक चीज मानना पड़ेगा, पीयूष जैसे कुछ होता फोन भाई साहब के पास आ जाता है, ऐसा हो रहा है जी। पीयूष ऐसा जैन हो को रहा घर है, से 277 फोन करोड़ इनके रुपया पास मिला आ था। जाता है, कहीं पे भी कुछ होता फोन आ जाता है नहीं, इनके पीयूष पास। जैन को घर से ठीक 277 है, करोड़ रुपया मिला था। सर्वेश आम आदमी पार्टी, सर्वेश
यूसुफ अंसारी वैश्य पत्रकार है हमारे साथ। वो कह रहे हैं इस बार अगर समीकरण को हम देखें प्रीति जी, तो इस बार आम आदमी पार्टी खाता शायद खोल पाए, लेकिन जो उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर के वो पॉसिबल नहीं है। सर्वेश, नहीं, आम आदमी पार्टी का आप पुराने परिणाम उठाकर देख लीजिए कि कैसे जो सर्वे आते हैं, जो तमाम बड़े सर्वे और हमारे रिजल्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो हमारा वोटर हमेशा साइलेंट वोटर होता है, वो पब्लिक जिसे स्कूल चाहिए, जिसे अस्पताल चाहिए, जिसे अच्छी शिक्षा चाहिए, जो कांग्रेस और बीजेपी के शासन से परेशान हो चुकी है, जिसमें राजनीतिक शून्यता आ गई है, वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है। ऋतु बोलिए, बोलिए ऋतु, बोलिए ऋतु। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये बार-बार बात करते हैं, बार-बार की बात करते हैं, बार-बार अस्पताल की बात करते हैं। ये दिल्ली में कितने स्कूल बना पाए और कितने अस्पताल बना पाए, ये बता दें। बहुत मामूली सर्वेश जवाब देंगे। सर्वेश, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तो गैस चेक यूसुफ, उस पे तो कार्रवाई कर नहीं पाए। सर्वेश जी जवाब दीजिएगा, ऋतु चौधरी पूछ रही हैं। ऋतु जी, मैं आपको जवाब दे देता हूं कि अभी 47 स्कूल्स की एक लिस्ट जारी करी थी जो न्यू कंस्ट्रक्शन थे, और 22,400 कमरे बताए थे जो हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक स्कूल बता रहे हैं क्या? नहीं, एकदम नहीं बता रहा हूँ। ऋतु जी, इन्होंने टॉयलेट को भी जोड़ लिया है, लगता है इन्होंने टॉयलेट को भी जोड़ लिया है। अलग बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी देखने आए थे, तमाम नेताओं का। अरे सर, नाम बताओ, कौन सा स्कूल बताओ, नाम बताओ स्कूल का, एक स्कूल का नाम। मैं तो पता बता रहा हूँ, आप नाम के मैं मैंने से पता ना बताओ, क्योंकि जो पता बताए गए थे आपके केजरीवाल द्वारा, वो शीला दीक्षित के द्वारा बनाए हुए स्कूल थे, यानी कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल थे, आपके बनाए हुए कुछ नहीं है। आपने आज तक एक स्कूल नहीं बनवाया है, एक अस्पताल नहीं बनवाया है, आपने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है, 1000 बसें आ रही थी अभी तक नहीं आई है। भैया कुछ तो बता दो, आपने दिल्ली मॉडल, मैं तो तरस गया हूँ मॉडल देखने के लिए, हम भी जाके प्रचार करना चाहते हैं। एक सवाल यूसुफ अंसारी, सर्वेश मिश्रा ने बहुत सही एक सवाल कहा। उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आप आम आदमी पार्टी के खाता खुलने पे भी सवाल है कि खाता खुलेगा या नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास साइलेंट वोटर्स हैं, जिन्हें विकास चाहिए, जिन्हें काम चाहिए, वो साइलेंट वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। क्या पता 8 तारीख को पूरा सिनेरियो ही अलग हो, जहां बैठकर आज हम बात कर रहे हैं 8 तारीख को पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाए। ये भी तो सही कह रहे हैं वो सर्वेश जी। नहीं, सर्वेश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ऐसा साइलेंट वोटर वाली बात तो सही है यूसुफ जी, साइलेंट वोटर वाली बात तो सही है। वो कह रहे साइलेंट वोटर्स, हाँ, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो ये बात उनकी विशफुल थिंकिंग है, होनी भी चाहिए। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में अगर वो पिछड़ भी रहे होंगे तो 10 बजे भी ये कहेंगे भाई काउंटिंग पूरी होने दीजिए, पासा पलट जाएगा, हम ही जीतेंगे। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता का काम होता है कि अपनी पार्टी को वो अच्छे से मजबूती से डिफेंड करे। हाँ, ये बात है कि एक साइलेंट वोटर देश में हर राज्य में एक साइलेंट वोटर आया है जो बदलाव चाहता है, जो एग्जिस्टिंग सत्ताधारी पार्टी और एग्जिस्टिंग अपोजिशन पार्टी दोनों को नापसंद करता है। वही साइलेंट वोटर को जब तीसरा विकल्प मिलता है तो उसकी तरफ वो झुकता है, और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प एक जेन्युइन सवाल सर, आपने ये एक्सेप्ट नहीं, साइलेंट वोटर वाला सवाल आपने एक्सेप्ट कर लिया सर। एक जेन्युइन सवाल सर, प्लीज मेरे डाउट्स को क्लियर कीजिए। क्या ये साइलेंट वोटर जो हर राज्यों में दिखाई पड़ता है, क्या कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है कि साइलेंट वोटर वाला जो कैटेगरी है? नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों भारी पड़ेगा, बीजेपी के लिए भी भारी पड़ेगा। और अब तक का जो रिकॉर्ड है, अगर कोई ये कहे कि साहब आम आदमी पार्टी के उभरने से कांग्रेस को नुकसान हुआ तो बिल्कुल गलत बात है। आम आदमी को उभरने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप दिल्ली को देखें, दिल्ली में कांग्रेस अगर 0 हुई है तो आम आदमी तो बीजेपी भी कहाँ कुछ रह गई है। तो इसी तरह से हिमाचल में और गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी वोट लेगी तो सिर्फ कांग्रेस का वोट थोड़ी लेगी, वो तो बीजेपी का भी वोट लेगी। और बल्कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने अपना जो क्षेत्र है, अपना जो प्रभाव है, वो अर्बन एरियाज में बनाया है, शहरी क्षेत्रों में बनाया है, और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा माना जाता है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को उभरने का नुकसान कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा होगा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, या चाहे कोई और राज्य हो। तो ये एक धारणा बना लेना कि भाई बीजेपी का वोट उसके साथ इंटैक्ट रहेगा और कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा, ये धारणा अपने आप में गलत है। संजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। संजय राणा जी, आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है, अभी हिमाचल में है, गुजरात में है, और इससे पहले पंजाब में लड़ी है, तो पंजाब में उसने सबका वोट खाया। जो सत्ताधारी पार्टी
प्रकाश सिंह बादल नहीं अकाली दल ठीक है को- सर, अकाली एक बार दल का वोट उन्होंने दिया संजय है, राणा को कांग्रेस का वोट भी दिया, सुन दोनों लेते का हैं। स्पेस उन्होंने छीना संजय है। राणा साइलेंट किसी एक का स्पेस छीनने की देखिए, साइलेंट वोटर जो होता है एक बहुजन समाज पार्टी का ही साइलेंट वोटर होता था और किसी भी पार्टी का कोई साइलेंट वोटर नहीं है। हाँ, एक नया वोटर उभर के आया, इसको नोटा कहते हैं। तो वो वोटर की बात हमारे मित्र कर रहे होंगे तो बात अलग है। देखिए, गुजरात की जब बात करते हैं तो अभी आंकड़े उठा के देख लीजिए, पुराने भी और आने वाले कुछ समय में आपको आंकड़े मिल जाएंगे कि जो कांग्रेस के वोट कट रहे हैं। देखिए, पंजाब इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं, आप प्लीज समझिए, संजय राणा, पंजाब को पंजाब कभी भी इलेक्शन में भी पंजाब को यही कभी बोल भी भाजपा प्रदेश बोल रही थी। देखिए, नहीं नहीं सर, आप सुनिए, हाँ। पंजाब में 2 पार्टियों का राज रहा जब से हाँ। देश आजाद हुआ। हाँ। 2 ही पार्टी का राज रहा, तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। तीसरा विकल्प के रूप में हिमाचल- आम आदमी पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका में रही। अगर वो 10 साल पहले शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर के अपनी पार्टी बना के वहां पर लड़ते तो शायद सिनारियो अलग होता पंजाब का। तो पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो अलग है। अब मैं आते हैं गुजरात पे। देखिए, गुजरात और हिमाचल में क्या है कि वोट परसेंटेज जो कटेगा, आम आदमी पार्टी कटेगी। देखिए, कांग्रेस का वोटर कौन है? पहले वोटर था मुस्लिम और ओबीसी और दलित। समण बहुत कम परसेंटेज में कांग्रेस को वोट करता था। 90 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, अभी वोट छटका कहाँ है? तो कांग्रेस से जो वोट छटका वो मुसलमान का की वोट बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वर्ण का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता था। मैंने ये ऋतु जी, मैं 90 की बात नहीं, 90 की बात कर रहा हूँ। 1990 के बाद माइनॉरिटी विरोधी रहे हैं। नहीं, ये बात देखिए ऋतु जी, मैं जो बोल रहा हूँ मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। 1990 के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। 1990 के पहले अलग था ऋतु जी, उसके बाद सिनारियो बदल गया है। तो वोट जो परसेंटेज वो कम हो गया है। तो वोट जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं, जब आप यहाँ देख लीजिए गुजरात में वरिष्ठ पत्रकार महोदय, ये कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। और हमें नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस जब जानती है दोनों जगह पे मुख्य मुकाबला इनका भारतीय जनता पार्टी से, तो वो फुल फ्लेज में क्यों नहीं आए? हमें समझ नहीं आया कि एक तरह से उन्होंने कैटवॉक दे दिया है कि आप आइए, आम आदमी पार्टी 2-4 सीट ले जाइए, जो कहीं भी गेम में नहीं थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी कम से कम गुजरात में तो है ही है। हम हिमाचल की तो गारंटी नहीं लेते हैं, गुजरात में 1 सीट तो जरूर उनको मिल जाएगी और वो वोट कटेगा कांग्रेस का। प्रीति जी, ठीक है ऋतु जी, वोट कटेगा कांग्रेस का कह रहे हैं संजय राणा। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की जो है घटक दल है, और जो कांग्रेस का वोट काटने के लिए आती है वो इनका वोट नहीं काटती, वो कांग्रेस का वोट काटती है और इन्हीं की घटक दल है। और वो अपने आप को एक अलग पार्टी के तौर पे जो दुनिया को बताते हैं, सर्वेश बोलिए, वो जनता को बनाने का काम कर रहे हैं। वो ये बात बिल्कुल साबित कर चुके हैं जब दिल्ली दंगों में बिल किसानों पर ना बोलकर, और पंजाब में जो उन्होंने किसानों, उनके राज में जो 70 जो हत्या हुई है और किसानों के साथ जो किया है, ये सब कुछ वो साबित कर चुके हैं किसान आंदोलन में साथ देकर। लेकिन ऋतु जी, सर्वेश, आम आदमी पार्टी क्या भाजपा की घटक दल? बोलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? प्रीति जी, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वो है जो इतने समय से स्कूल, अस्पताल, सड़क की मांग कर रहा था। जैसे गुजरात में जो अभी 27 साल एक पार्टी ने राज किया, जो नाले के गैस से चाय बनवाती है, और एक पार्टी जो उसके पहले राज करती थी, जो आजकल विधायक बेचो अभियान पे लगी हुई है। तो इन दोनों पार्टियों से गुजरात भी बहुत तंग था। तो हमारा वोट बैंक किसी भी तौर पे नहीं, हर वर्ग की जरूरत है। बोलिए, समय बहुत कम है। यासुर जिलानी, जल्दी से बोलिए प्लीज। देखिए, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, बार बार शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। शिक्षा करते करते शराब के घोटालेबाज हो गए। सबसे बड़े शराब के घोटालेबाज अगर कोई हिंदुस्तान में सामने आया, आम आदमी पार्टी के लोग आए। और चरमराई व्यवस्था, जब विषम परिस्थिति थी कोरोना काल की, तो जब इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था, हाँ जी हमसे नहीं होगा जी, तो केंद्र से माननीय अमित शाह जी ने जब दिल्ली को संभाला था, जब त्राहिमाम मचा हुआ था चारों तरफ, तो एमसीडी ने 9 अस्पताल बनाए और उसी से जन सेवा एमसीडी। तो ये तो झूठ, सुबह झूठ, शाम झूठ, और सोने से पहले झूठ बोल के खो जाते हैं। और एमसीडी में डॉक्टर धरने पे थे जब कोरोना में इलाज कर रहे थे, तो कहाँ थे, किस गली में? तमाम लोग झूठ बोलने वाले कूड़े की नगरी माना जाता है। स्वागत द्वार पे कूड़ा बना हुआ है बड़ा बड़ा। ये बताइए सर, 8 साल से कूड़ा है तो 8 साल पहले कूड़ा आपको नहीं नजर आ रहा था? आज 7 साल बाद कूड़ा नजर आया, क्योंकि आप हर मुकाबले में
कांग्रेस और भारतीय जनता इसके पार्टी साथ के साथ सामने कांग्रेस खड़े नहीं हो हमारे- सकते हो एमसीडी चुनाव में, तो कूड़े का बहाना ले लिया है। भैया ये बताइए 7 साल से क्या आप सो रहे थे? दिल्ली में आंखें बंद हो गई थी। पर्पलगंज में मनीष सिसोदिया का घर है और पर्पलगंज से कितना दूर है? 5 मिनट का रास्ता। आपको नहीं रहा था, अब कूड़े के पहाड़ में आने लगे। कूड़ा ही तो साफ करेंगे। एमसीडी का चुनाव अरे कूड़े के कूड़ा नाम पर होगा, सबसे बड़ा सफाई के नाम कूड़ा पर इस होगा। देश में आम आदमी संजय पार्टी हो सरकार। चुकी है। एमसीडी का चुनाव तो जरूरी कूड़े है। के नाम पर ही होगा। देखिए, संजय राणा से मेरा राजनीतिक विरोध है, लेकिन एक आंकड़ा बहुत अच्छा बताया संजय राणा। 1990 के बाद में हर जगह में मुसलमान वोट जो है वो रीजनल पार्टी की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से लेके आपको आप उड़ीसा तक वो रीजनल पार्टी की तरफ पूरा चला गया। वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक कटआउट ही हुआ है, ये सही बोला संजय राणा। और रह गया दिल्ली का विकास, और दिल्ली का अंतिम विकास जो करके गई है वो शीला दीक्षित करके गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो दिल्ली में फ्लाईओवर वगैरह जो देखते हैं वो शीला दीक्षित का देन है। और तीसरे नंबर बात है हिमाचल में जो हो रहा है, हिमाचल में कांटे का टक्कर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये एकदम फुल एंड फाइनल है। आप लिख के रख दीजिए कि वो विकास जो कम्युनिकेशन जो गैप है मनाली से लेके आपको मतलब जो डलहौजी तक, ये गैप कभी भी ये मेकअप नहीं कर पाए हैं। और ना वहां पर अभी भी पानी का बहुत संकट है अभी भी हिमाचल में। बहुत सारे रास्ता घाट का परेशानी है, बेरोजगारी का परेशानी है, बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पर, इंडस्ट्रीज नहीं है, टूरिज्म के ऊपर में से बेस्ट होता है। इनका केजरीवाल मॉडल बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुका है। शिक्षा के मामले पर इनकी पोल खुल चुकी है, स्वास्थ्य के मामले पर ये कुछ कर ही नहीं पाए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की बीबी आती है तो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने जाती है, कांग्रेस का क्यों नहीं देखने जाती है? पूरा देश दिल्ली के सरकारी स्कूल की चर्चा कर रहा है, कांग्रेस से किसी स्टेट की क्यों नहीं कर लेता है? वो पूरी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में पढ़ने जाते हैं। आपके सर राजस्थान ये बताइए कि दिल्ली में 2013 में ड्रॉप डाउन जो था, जो रिजल्ट था 99% था, और आज का 22 का रिजल्ट कितना है? 81%। अरे आंकड़े लेके बैठा करो, बिल्कुल केजरीवाल हो गए हो क्या? बैठ करके कुछ भी उल जुलूल बोलना है? अरे आप गूगल खोलो, अभी दिख जाएगा। ड्रॉप आउट अभी दिख जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया। 275 स्कूल में तो आपके प्रिंसिपल है, 1027 स्कूल में से, तो आप क्या बात करोगे? मॉडल आपने दिल्ली को सत्यानाश करने का बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनाया है। आप शंघाई की बात कर रहे हो, आपने घाई बना दिया, संघ हटा दिया, घाई बना दिया दिल्ली को। हिम्मत क्यों नहीं होती? अरे हिम्मत देश को दिख रहा है। सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन? अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा झूठा कौन? अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा दलाल कौन? सत्येंद्र जैन। सबसे बड़ा झूठा तोमर। फर्जी वकील कौन? तोमर। अरे रिकॉर्ड है भैया। आपके 9 रत्नों का नाम बताओ। आपके 9 रत्न 2015 में जितेंद्र तोमर, 2016 में संदीप कुमार, 2020 में ताहिर हुसैन। अरे सर सुन लो, हरियाणा की हिंसा निशा सिंह 2022, गीता रावत, अतामुल्ला खान, अरे बलबीर सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विनय सिंगला, अरे जसवंत सिंह नाम है सर। 11 रत्नों का नाम रखा आपके। बोलोगे जो कट्टर ईमानदार हैं। अरे आप 7 साल की पार्टी ने 7,000 घोटाले, आपने 3,800 करोड़ का घोटाला कर दिया शराब में, और मनीष सिसोदिया के लिए भी जेल जाएंगे। अरे हमारे ऊपर 200 केस दर्ज है, एक में भी आज तक प्रूफ नहीं हुआ। बाइंड अप का समय हो गया है। जरा एक बार फिर से हम लोग फाइनल लाइन अगर ले लें तमाम गेस्टों से प्लीज। यूसुफ अंसारी जी, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, और ऐसे में एक दूसरे की बखिया लगातार जितने भी यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट हैं सब उधेड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप देखिए जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे थे जिन पर ये चुनाव लड़ा गया, जो स्थानीय मुद्दे जिन पर लोगों ने वोट किया है, 8 तारीख को क्या सही में आज वाला जो चुनाव है वो गेम चेंजर साबित होगा सर? देखिए, अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि जो उसने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को एकदम से नकारा है, और ये बात सही भी है। 2014 के बाद हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, असम हो, मणिपुर हो, और वहाँ उसने वो सरकारें कांग्रेस हो, और त्रिपुरा हो, भी कांग्रेस, गोवा है सर, बहुत सारे स्टेट है सर। हाँ, बहुत सारे स्टेट है। तो वो बीजेपी ने पहली बार जीते थे, और उसके बाद दूसरे चुनाव में भी बीजेपी ने वो जीते, कांग्रेस उससे ले नहीं पाई।
तो कांग्रेस के सामने ये सिलसिले को तोड़ने की बड़ी चुनौती है और कांग्रेस उस चुनौती को हिमाचल प्रदेश में चाहती है कि साहब उस चुनौती को तोड़े और वो ये कायम करेगा भाई हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल बाद राज बदलने का रिवाज है वो रिवाज कायम रहे। भाई बीजेपी के सामने चुनौती है तो कि भाई बीजेपी अगर बीजेपी कामयाब हो जाती हिमाचल जीतने में तो वो एक ट्रेंड स्थापित करेगी कि भाई उसकी सरकारों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो डबल इंजन सरकार का मोदी जी का नारा है उस नारे का प्रभाव दिखेगा। तो इसलिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। कांग्रेस को अगर यहाँ से कांग्रेस बहुत दिन से जीत के लिए तरस रही, 1918 के बाद 2018 के बाद से कांग्रेस किसी राज्य में जीती नहीं है। तो कांग्रेस को जीत की दरकार है 2024 से पहले। तो वो जीत अगर उसे हिमाचल में मिलती है तो यहाँ से कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रवक्ता। हाँ ठीक है, उसके बाद यासिर जिलानी। हाँ और आम आदमी पार्टी को जनता जो है आईना भी दिखाएगी। जिस तरह से आदमपुर में से इनको उखाड़ के फेंका वैसे ही हिमाचल में से उखाड़ के फेंकने वाली है। ठीक है। और भाजपा ने बिक जाते हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप तो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीते कांग्रेस कोई भी जीत जाए, खरीदना तो बीजेपी वालों को ही है। दिक्कत क्या है? भाजपा के प्रवक्ता अभी तक तो मुस्कुरा के कह रहे थे, आप फाइनल कमेंट भी मुस्कुरा के चाहिए। हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ भाजपा के ऐसे एकमात्र प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब जो बड़े इत्मीनान से बिना खौफ के बिना किसी चीज के डिबेट में हिस्सा लेते हैं। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मुझे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, जमीन पे हम रहते हैं। अभी भी देखिए ऑफिस में बैठे हुए हैं और रात के 9 बजे तक एज ए कार्यकर्ता काम करते हैं। हमें फीडबैक हर जगह से मिल रही है। जिन विधानसभा में आपसे मैं डिबेट कर रहा था और तमाम जिलों के, सोनल हो, लाहौल स्पीति हो, तमाम ऐसे जो शिमला के आसपास के सेंट्रल के सब जगह से जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत आश्वस्त हैं लोग, एकदम हमें बता रहे हैं और हमने जो काम किया है, जो मैंने आपको बिंदुवार तरीके से अपने कार्यक्रम को जल्दी से रखेंगे, जल्दी से अपनी बातों को रखेंगे और भी गेस्ट। ठीक है ऋतु चौधरी, अपनी बात फाइनल कह रहे हैं यासिर जिलानी, हम चुनाव जीत रहे। फाइनल कमेंट दीजिएगा अपनी पार्टी की बात। अपनी पार्टी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? हिमाचल की जनता ने इनको नकार दिया है। दूसरी बात, आप पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहूंगी, वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो बिकने के लिए बनी है। मैं ये कह रही हूँ आप टिकते नहीं हो तो आपने रंगदारी शुरू कर दी, जेल में से लेके जो है आम पार्टी। फाइनल ठीक है, शुरू कर दिया। फाइनल कमेंट। शिक्षा चिकित्सा पे काम करती थी, उस पे वोट मांगती। फाइनल कमेंट दीजिए सर्वेश जी। भाजपा में जाएगा। पार्टी की बातों को रखिए, डिबेट होना चाहिए। पार्टी की बातों को रखिए सर्वेश, पार्टी की बातों को रखिए। फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, इस समय देश में दोनों पार्टियां हैं, ये काम पे वोट नहीं मांगती हैं। ये हमेशा मुद्दे भटका के वोट मांगती हैं। अगर एक काम पे, अगर इन्होंने काम किया होता तो एक काम पे वोट मांगती है। आप लोगों ने काम पे वोट मांगने की, आप लोगों ने काम पे वोट मांगा, हम काम पे वोट मांगते हैं। ठीक है। संजय राणा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, जल्दी से। देखिए हमारे हिसाब से अगर प्रीति जी पूछा जाए तो कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं लड़ी जैसे चुनाव को लड़ना चाहिए था। अगर ये लड़ती तो 2018 के बाद हो सकता था कहीं ना कहीं इनकी सरकार बन जाती। तो ये बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए। संगठन को थोड़ा मजबूत करें, संगठन मजबूत होगा तो 24 की राहें आसान हो जाएंगी। ठीक है, संजय सरकार हमारे साथ कोलकाता से आए पहली बार स्टूडियो में स्पेशली, आप जरा कुछ कहिए प्लीज। विपक्ष पार्टी को काम होता है जनता का जो मुद्दा है वो प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरफ से कांग्रेस बीजेपी को बात हो, थारो 5 मारो 5, मतलब आप 5 साल रहिए मैं 5 साल रहिए, ऐसा गॉट ऑफ गेम नहीं होना चाहिए और जनता के लिए लड़ना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। और उसी के साथ हिमाचल के चुनाव में क्या होगा अब ये, क्योंकि बक्सों में जिन लोगों ने वोट किया है हिमाचल की जनता ने, वो तो बंद हो चुका है। वो बक्सा खुलेगा 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, और उसी दिन पता चलेगा कि हिमाचल के रण में, देवभूमि के रण में कौन जीत कर आएगा और कौन देवभूमि के सत्ता पर सवार होगा और देवभूमि के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से आप सभी के सामने आएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला बना रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया 24/7।